हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि 2018 के ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों इन क्वेश्चन की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न है कि 100 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु त्रिज्या आर के वृत्ताकार पथ पर स्थिर वेग से घूम रही है, तो एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य कितना होगा। यानी कि कोई वस्तु है, ठीक है, इस प्रकार एक वृत्ताकार पथ है, उसमें घूम रही है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया इसमें कि एक चक्कर जो पूर्ण कर देते हैं तो कितना कार्य किया जाएगा। तो देखिए क्या होता है कि कार्य बराबर क्या होगा, W बराबर F कॉस थीटा, ठीक है, F कॉस थीटा। अब देखिए जब कोई वस्तु घूम रही है, वृत्ताकार पथ में घूम रही है, तो देखिए केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसे हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, अभिकेंद्र बल। तो वस्तु तो इस दिशा में जा रही है ऐसे, ठीक है, और अभिकेंद्र बल इस दिशा में लग रहा है केंद्र की ओर। तो मतलब जो थीटा बनेगा वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का इसमें कोण बन रहा है, ठीक है। तो अब देखिए हमें पता है कि W बराबर क्या होता है, F कॉस थीटा, ठीक है। तो अब देखिए कॉस थीटा यानी कि कॉस 90 कितना होता है, 0। इसका मतलब W कितना हो जाएगा, कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर ऑप्शन 1 है। चलिए सेकंड प्रश्न देखते हैं कि डैश वसा ग्लोब्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ते हैं। कौन वसा ग्लोब्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो क्या होगा, इसका सही आंसर है पित्त लवण, ठीक है, पित्त लवण। आपको पता होना चाहिए जो पित्त रस होता है कहाँ से निकलता है, लीवर से, ठीक है। कहाँ से निकलता है, लीवर से निकलता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। दोस्तों जितने भी प्रश्न सारे के सारे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए। अगला प्रश्न है, रमेश ने 12 किलोमीटर की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। अब देखिए तो कार्य किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों जो कार्य हो जाएगा वो किसके बराबर है, उठाइए सिर्फ, अभी गतिमान नहीं है वो वस्तु। यानी कि किसी वस्तु की स्थिति के कारण क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो जो ये ऊर्जा होंगी किसके बराबर होंगी, कार्य के बराबर होंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा होती है mg और h, ठीक है। अब देखिए m कितना है, 12, जी हमें कितना लेना है, 10 लेना है, ठीक है, और h कितना है, 2 है, ठीक है, माइनस नहीं है, ठीक है। अब देखिए तो कितना हो जाएगा, 240 जूल, ठीक है, कितना हो जाएगा, 240 जूल। तो ऑप्शन सेकंड इसका क्या है, राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, बल की एसआई इकाई क्या है, यानी कि जो बल है उसका जो एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, बल बराबर बल कम फोर्स, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, ठीक है। तो बल का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूटन होता है। यानी कि 1 न्यूटन बराबर कितना होगा। अब देखिए जो हम मास होता है, जो द्रव्यमान होता है उसको हम किलोग्राम में डिनोट करते हैं, और जो त्वरण होता है उसको हम किस में करते हैं, मीटर सेकंड की पावर -2। यानी कि 1 न्यूटन में 1 किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2 होगा, ठीक है। और जो जूल होता है वो कार्य का मात्रक, ठीक है, और शक्ति का मात्रक भी होता है, ठीक है, सॉरी उसका ऊर्जा का मात्रक भी होगा, ठीक है। शक्ति का मात्रक क्या होगा, वाट होगा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जो 1 HP होता है, 1 हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, जब हम एक प्रकाश बल्ब स्विच ऑन करते हैं, यानी कि एक जो विद्युत बल्ब उसको हम ऑन करते हैं, तो क्या होता है, ये बल्ब है, जब इसको हम ऑन करते हैं तो इसमें जो फिलामेंट होता है क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिससे क्या होता है, वो चमक उठता है। तो इसका ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जो फिलामेंट किससे होता है, टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन को हम W से डिनोट करते हैं, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए जो बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है, या नाइट्रोजन या ऑर्गन जैसी निष्क्रिय गैसें इसमें भरी हुई होती है, वो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टरों द्वारा एक मरीज के अंगों जैसे यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय आदि की छवियों को दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक, कौन सी तकनीक यूज करते डॉक्टर। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट अल्ट्रासोनिक। आपने सुना होगा अल्ट्रासाउंड, सुना होगा आपने अल्ट्रासाउंड, ठीक है। इसमें क्या होता है, उच्च तरंग, उच्च लेंथ, उच्च आवृत्ति वाली तरंगों को क्या होता है, तरंगों के माध्यम से ये इलाज करवाया जाता है, इमेज दिखाए जाते हैं, ठीक है। और जो सोनार होता है, सोनार ये किससे रिलेटेड है, समुद्र में जो दूरी होती है, मतलब समुद्र के अंदर चट्टाने वगैरह पर पता करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं साउंड ऑफ नेविगेशन, इस टाइप से कुछ इसका नाम, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। अगला प्रश्न है, कार्य का एसआई इकाई क्या है। जो कार्य होता है W बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। तो कार्य का जो मात्रक है, एसआई मात्रक है वो क्या है,
जूल है, ठीक है। कार्य का मात्रक जूल है और ऊर्जा को हम कार्य में और कार्य को हम ऊर्जा में बदल सकते हैं, इसलिए ऊर्जा का मात्रक भी क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक। पास्कल किसका मात्रक है, दाब प्रेशर का मात्रक है, ठीक है। और वाट किसका मात्रक है, ये आपका उसका है, किसका मात्रक है, शक्ति यानी कि पावर का मात्रक है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या न्यूलैंड के अष्टक का उदाहरण है। जो न्यूलैंड का अष्टक क्या कहता है कि इन्होंने क्या किया था, मतलब 8 तत्वों को रखा था, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 तत्वों को इन्होंने रखा था। इन्होंने बोला था कि जो पहला और जो आठवां और पहला तत्व होगा ना, उनके जो गुण होंगे ना समान होंगे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, संगीत के 7 स्वरों के संगीत के जो 7 स्वर होते हैं ना, सारे गामा पादानी, उसके अनुरूप इन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया था, ठीक है, न्यूलैंड ने, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, कौन सा हो जाएगा, लिथियम और सोडियम, यानी कि ऑप्शन सेकंड, लिथियम और सोडियम हो जाएगा। यानी कि इसके जो क्वालिटी है ना, वो दोनों की क्या है, मतलब सेम है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, BTU डैश का माप है। जो BTU होता है इसको बोलते हैं हम, BTU की फुल फॉर्म क्या है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, क्या है, यहाँ पे देखिए ब्रिटिश थर्मल और यूनिट, ठीक है। ये क्या है, BTU की फुल फॉर्म है। तो इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, तो इसको यूज़ करते हैं ऊष्मा के लिए, ठीक है। और आपको बता दूं कि जो एक BTU बराबर कितना होता है, 1055 जूल के बराबर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ऊतक में धारीदार छोटी और शाखित कोशिकाएं होती है जो आपस में जुड़ी हुई डिस्क द्वारा एक साथ जुड़ती है। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका दोस्तों सही आंसर हुआ क्या है, कार्डियक पेशीय ऊतक। किसके कारण होती है, कार्डियक पेशीय ऊतक क्या होती है, आपस में जुड़ी होती है, ठीक है। और दोस्तों ये आपको बता देता है, ये जो कोशिकाएं होती है, जैसे हमारा जो हार्ट होता है ना, उसकी दीवारों में होती है, जो हार्ट की जो दीवार होती है ना, उसके दीवारों के समीप ये कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। और इनका जो कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है, ये बिना रुके मतलब बिना थकावट के क्या करती है, सिकुड़ती फैलती है, शीतलन और मतलब सिकुड़ती और फैलती रहती है, ठीक है। ये कौन सी, कार्डियक पेशीय, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अम्लों से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, मतलब कौन सा एलिमेंट अम्ल से प्रतिक्रिया नहीं करता। तो इसका सही आंसर है AU यानी कि गोल्ड क्या है, अम्ल से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको मैं बता देता हूँ, देखिए जो एक्वा रेजिया होता है उसमें क्या होता है, 2 अम्ल होते हैं, HNO3 और HCl, ठीक है। HNO3 की मात्रा कितनी होती है, 1:3 में ये क्या होते हैं, ठीक है, मतलब 1:3 के अनुपात में नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होते हैं, मिले होते हैं। आपको बता दूं जो हमारा जो शरीर में होता है वो कौन सा एसिड होता है, HCl ही हमारे शरीर में पाया जाता है, हमारे पेट में पाया जाता है। जो एक्वा रेजिया होता है क्या कर सकता है, सोने को भी क्या कर सकता है, जो गोल्ड होता है AU होता है उसको भी क्या कर सकता है, गला सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कितने प्रकार के तत्व जाइलम ऊतक बनाते हैं। जो जाइलम ऊतक होते हैं उसके 4 तत्वों से मिलकर ये बने होते हैं जाइलम ऊतक, ठीक है। तो देखिए अब इसमें देखिए जो जाइलम का जो कार्य क्या होता है, जाइलम का कार्य क्या होता है, आपको पता है इसका कार्य होता है वाटर सप्लाई, क्या होता है, वाटर सप्लाई। और जो फ्लोएम होता है उसका कार्य क्या होता है, फूड, ठीक है, फूड सप्लाई, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। प्लांट्स, जाइलम फ्लोएम क्या है, प्लांट्स के ऊतक होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, गति के प्रभाव में आने पर किसी वस्तु में डैश ऊर्जा विद्यमान होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी वस्तु अगर गतिशील होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होगी ना। तो कौन सा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आपको पता होना चाहिए गतिज ऊर्जा कहते हैं 1/2 mv का स्क्वायर, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो आपकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है क्या होती है, U = mgh, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सूर्य और सितारे चमकते हैं तो क्योंकि उनमें विद्यमान होता है, जो सूरज और जो तारे होते हैं, सन एंड स्टार्स शाइन क्यों शाइन करते हैं, प्लाज्मा के कारण, ठीक है। प्लाज्मा क्या प्रकार का होता है, प्लाज्मा एक गैस मिक्सचर होता है। जो प्लाज्मा होता है क्या होता है, एक प्रकार का गैस मिक्सचर, ठीक है, क्या होता है, गैस मिक्सचर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इसलिए क्या आते हैं, चमकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, जब क्षार को अम्ल में मिलाया जाता था तब जल और लवण बनते थे, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2018 में पूछा गया था ग्रुप डी एग्जाम में, ठीक है, सारे के सारे 2018 के ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में किसी खगोल यात्री को आसमान दिखता है, कोई अंतरिक्ष में यदि जाता है, मतलब कोई एस्ट्रोनॉट, तो उसको जो आकाश होता है वो कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं होता है, एटमॉस्फेयर नहीं होता है, एटमॉस्फेयर यहाँ पे नहीं पाया, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि कंपित पिंड की समयावधि कितनी है, 0.05 सेकेंड, यानी कि टाइम कितना दे रखा है,
0.05 सेकंड। तो आपको क्या निकालनी है, तरंगों की आवृत्ति निकालनी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है 1 टाइम। ठीक है, तो आपको क्या करना है 1/0.05 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 20 हर्ट्ज, यानी कि जो आवृत्ति है उसको हम किस में नापते हैं, हर्ट्ज से नापते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी डैश की उत्पत्ति से होती है। जो रीढ़ की जो हड्डी होती है, किसकी उत्पत्ति से रीढ़ की हड्डी की उत्पत्ति होती है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, मज्जा। क्या हो जाएगा, मज्जा। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। मैं आपको बता देता हूँ, जो रीढ़ की हड्डी होती है क्या होती है, मस्तिष्क के निचले उससे हिस्से से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी होती है इसको हम मेरुदंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेरुदंड भी बोलते हैं। और इसमें दिख रहे हैं छोटे छोटे भाग होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 33। ये जो छोटे छोटे भाग होते हैं रिंग टाइप के होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का संवेग 50 ग्राम मीटर सेकंड की पावर -1 है और इसका द्रव्यमान 10 kg है। तो इस वस्तु का वेग, अब आपको देखिए क्या है कि संवेग बराबर क्या होता है, mv, वेग निकालना है। p कितना दे रखा है, तो आप देखिए v बराबर क्या हो जाएगा, p/m हो जाएगा। ठीक है, p कितना दे रखा है 50 और m कितना है 10 पंजे 50। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वेग कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड की पावर -1। ठीक है, परिवर्तन की दर को डैश के रूप में जाना जाता है। जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, वेग। यानी कि जो वेग होता है वो क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन परिवर्तन समय की दर को, यानी कि ds/t। ठीक है, और वेग है जो ये क्या है, सदिश राशि है। क्या ये सदिश राशि है, आपको पता होना चाहिए कि राशियां दो प्रकार की होती है, सदिश और अदिश। जो सदिश राशियां होती है उनमें क्या होता है, परिमाण भी होता है, परिमाण प्लस दिशा दोनों होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, 1 विलियन में 320 ग्राम पानी में 33 ग्राम साधारण नमक है। 1 विलियन, ठीक है, 320 ग्राम है, पानी में 33 ग्राम क्या है, साधारण नमक है। तो विलियन के द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में सांद्रता की गणना कीजिए। यानी कि जो हमें क्या निकालना है, NaCl की जो मात्रा निकालनी, इसमें जो आपका जो साधारण नमक है उसकी मात्रा निकालनी है। अब देखिए जो NaCl है इसकी मात्रा कितनी दे रखी है, 33 ग्राम, और H2 यानी कि पानी की मात्रा दे रखी है 320 ग्राम। और हमें पता है कि जो विलयन बराबर क्या होता है, विलय प्लस विलायक। ठीक है, विलय क्या होता है, विलय वह पदार्थ होता है जो विलयन में क्या होता है, कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और विलायक क्या होता है, विलायक वे पदार्थ होते हैं जो विलयन में क्या होते हैं, अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऑब्वियसली क्या है, इसमें जो नमक है वो विलय है और पानी क्या है, विलायक है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए इसको हम सॉल्व करना, हमें इसमें NaCl की मतलब हमें वैल्यू निकालनी इसमें। तो NaCl की वैल्यू कैसे, NaCl की मात्रा कितनी है 33। ठीक है, और टोटल विलयन कितना है 353 और इंटू कर दीजिए 100। ठीक है, तो इसको आप जब सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9.35%। यानी कि जो NaCl की जो सांद्रता होगी, NaCl की जो सांद्रता है कितनी होने वाली है 9.35%। तो इसका थर्ड ऑप्शन क्या है, सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सौर सेल किसका बना होता है। जो सौर सेल होता है वो किसका बना होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, सिलिकॉन। जो सौर सेल होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, बदलती है। आपको पता होगा, बहुत ईजी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, 750 वाट वाले एक विद्युत आयरन का उपयोग प्रतिदिन 8 घंटे के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आयरन द्वारा एक दिन में उपभुक्त ऊर्जा क्या है, यानी कि एक प्रेस, आयरन का मतलब एक प्रेस है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं 750 वाट की। ठीक है, और 8 घंटे इसको यूज़ करते हैं। तो इसके द्वारा कितनी ऊर्जा का खपत, मैंने कितनी ऊर्जा इससे खर्च की जाती है, यानी खपत करती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुल खपत कितनी हो जाएगी, कुल खपत हो जाएगी आपकी 750 वाट गुणा 8। ठीक है, तो जब आप इसको करेंगे कितना हो जाएगा, ये इसकी गुणा कर दीजिए फटाफट, ये हो जाएगा आपका 80 का 8 6000। ठीक है, 6000 वाट हो गया। लेकिन हम इसको किस में बदल देंगे, किलो वाट में बदल देंगे। तो हम इसमें क्या कर देंगे, 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6 वाट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए क्या है, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें MgCl2 विलय है। जो ये Cl2 नीचे, ठीक है, MgCl2 विलय किसमें विलय है, पानी में। पानी में क्या है, MgCl2 विलय है। ठीक है, और इसको कहाँ से निकाला जाता है, जो MgCl2 होता है इसको कहाँ से निकाला जाता है, समुद्र के पानी से इसको निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, पुरस्थ ग्रंथि से स्राव किसमें प्रवेश करता है। जो पुरस्थ ग्रंथि होती है, इससे जो ग्रंथि से जो स्राव होता है वो किस में प्रवेश करता है। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि पुरस्थ ग्रंथि होती क्या है।
ये क्या होती है, एक प्रकार की, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि बोलते हैं सर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि, जो केवल किस में होती है, पुरुषों में होती है, ठीक है। यह क्या होती है, एक अखरोट के आकार के बराबर होती है, ठीक है, और मूत्र मार्ग के इर्द गिर्द मौजूद होता है, ठीक है। किसकी बात हो रही है, पुरुष ग्रंथि या प्रोस्टेट। प्रोस्टेट एक दूधिया तरल पदार्थ होता है जो वीर्य का एक अंश होता है और शुक्राणुओं के भोजन के रूप में काम करता है। तो यहाँ देखिए जो आपकी जो ये पुरस्थ ग्रंथि है ये कहाँ होंगी, ये वाली अखरोट के आकार के, ठीक है। और ये आपका ये मूत्राशय होता है और यहाँ से जो वीर्य वगैरह होता है वो बाहर निकलता है। तो ऑप्शन क्या इसका, पुरस्थ ग्रंथि से स्राव किस में प्रवेश करता है, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मूत्र मार्ग से, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समवही प्रणाली के बारे में सत्य नहीं है। मतलब ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, समवही मतलब वस्कुलर सिस्टम होता है, जो वस्कुलर सिस्टम, समवही प्रणाली का मतलब वस्कुलर सिस्टम, तो इसमें कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो मानव जो आरबीसी का जो जीवन काल होता है 115 से 120 दिन होता है, ये सही है, ठीक है। हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। नाड़ी प्रणाली शरीर के वजन का 7 से 8% बनाती है, और ये भी सही है। अब देखिए जो थर्ड है, रक्त सफ़ेद या लाल संबंधी संयोजी उत्तक होते हैं, एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या है इसका, जो थर्ड है ये क्या है, गलत है, तो ये इसका क्या है, सही आंसर है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड की। तो ब्लड क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक होता है, ठीक है। ब्लड में क्या होती है, दो प्रकार की सेल्स होती है, एक आरबीसी एक डब्ल्यूबीसी। आरबीसी को हम एंथ्रोसाइट बोलते हैं, ठीक है। और आरबीसी का जो जीवन काल होता है 115 से 120 दिन के बीच होता है, ठीक है। और जो डब्ल्यूबीसी होता है इसे हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और जो डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी का जो काल होता है, जीवन काल होता है, 13 से 20 दिनों तक के बीच में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 है। 2 8 3, इन तीनों को जोड़ दीजिए, 8 और 2 10 और 3 13, तो 13 किसका होगा, एल्युमिनियम का, ठीक है। आपको बहुत ईजी था, ठीक है। और इसकी जो संयोजकता कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, एक वस्तु पर लगाया जाने वाला बल 200 न्यूटन है और द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, तो वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है ma, हमें त्वरण A निकालना ना, तो A बराबर क्या हो जाएगा, F/m। F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू है 200 न्यूटन और m की वैल्यू कितनी है, 100 दे रखी है, तो इसको फटाफट कर दिए 2 से, ये आ जाएगा 2 इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा, जो त्वरण होता है वो कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, आधुनिक, एक बात मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन हो, जो त्वरण होता है ना उसका क्या होता है, जैसे ही मैंने यहाँ लिखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यदि मैं इसको पर नहीं लगाता तो ऊपर क्या आती है, -2 आ जाता, ठीक है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में डैश उपधातु होते हैं। जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है उसमें कितने उपधातु है, तो इसमें टोटल 7 उपधातु है, ठीक है। आपको ध्यान रखना कितने, 7 है। और इनको जो जिग इस टाइप की लाइन होंगी आवर्त सारणी में, उनसे इनको क्या कर रखा, डिवाइड कर रखा है। जो जिग जैग टाइप की लाइन होगी, जिग जैग लाइन है ना, उनसे इनको क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। अगला प्रश्न है, त्वचा किस प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। जो त्वचा होती है किस प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन ए, अधिचर्म कोशिकाओं से त्वचा का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जब एक विद्युत हीटर, क्या बोला गया है, जब एक विद्युत हीटर स्रोत से 4 एम्पियर की धारा खींचता है तो टर्मिनल के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। क्या बोला, एक विद्युत हीटर है, जब वो 4 एम्पियर की धारा खींचता है तो विभवांतर 60 वोल्ट है। यदि विभवांतर 127.5 हो जाता है तो हीटर की कितनी धारा खींचेगा। देखिए पहली 2 कंडीशन दे रखी इसमें, पहला क्या बोला गया, आई इसमें क्या दे रखा है, 4 एम्पियर, ठीक है। और V कितना दे रखा है, 60 वोल्ट, ठीक है। हमें निकालना है क्या है, R निकालेंगे हम, तो R कैसे निकालेंगे, V/I, इससे निकलता डायरेक्ट R, तो R कितना हो जाएगा, 60/4 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 15 ओम। R कितना आ गया, 15 ओम, ठीक है। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन देखिए क्या है, दूसरी कंडीशन में क्या बोला है कि यदि V कितना है, V दे रखा है 127.5 V दे रखा है, और R हमें पता है कि कितना है, 15 ओम क्या इसमें R है। तो अब इस कंडीशन में I करंट कितना होगी, I बराबर क्या होगा, V/R, ठीक है। तो V कितना है, 127.5 और R कितना है, 15, इसको भाग दे दीजिए फटाफट से, कितना आ जाएगा, 8.5 एम्पियर। तो हमारा क्या हो जाएगा, 8.5, हमारा ऑप्शन ए क्या है इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सा है? जो आधुनिक आवर्त सारणी है, मतलब इस साइड एक गैर धातु है, तो उसका नाम है हाइड्रोजन। क्या नाम उसका? हाइड्रोजन उसका नाम है। अब थोड़ा हाइड्रोजन के बारे में देख लेते हैं। हाइड्रोजन एक विचित्र गुण वाला तत्व है। यह तो अधातु है, तो ये क्या है? अधातु है, लेकिन कभी कभी धातुओं का विहार करता है। धातुओं का कैसे? मतलब अब देखिए क्या है, जो हाइड्रोजन होता है इसकी जो संयोजकता क्या होती है? +1 होती है। और कोई भी जो अधातु होती है ना, उसकी संयोजकता हमेशा माइनस में होती है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, जो हाइड्रोजन की जो खोज की थी, किसने की थी? कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, इसको 1H1, 1H2, 1H3, इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूट्रियम, इसको बोलते हैं ट्राइट्रियम। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक वो होते हैं जिनकी परमाणु जो क्रमांक होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग। यहाँ पे देखिए परमाणु क्रमांक है, सभी के समान है, लेकिन ऊपर वाली जो संख्या है अलग अलग है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पानी के सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। जो पानी है, जो वाटर है, इसका जो आणविक द्रव्यमान कितना है? तो देखिए हाइड्रोजन कितने? 2 गुणा 1 कर दीजिए, प्लस ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है? 16 हो जाएगी। ठीक है, मतलब डबल हो जाता है। तो इसको देखिए 16 और 2 कितने हो गए? 18। तो 18 यू क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम का जो पूर्ण अपवर्त सूचकांक डैश सदैव होता है, मतलब कितना होता है? 1 से अधिक होता है, 0 होता है, 1 होता है, 1 से कम होता है। तो इसका जो सही आंसर है हमेशा क्या होगा? 1 से अधिक होगा, मतलब ऑप्शन ए इसका क्या है? सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? जो ऑक्जेलिक एसिड होता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है ना, उसका जो सूत्र होता है COOH का होल ट्वाइस, ये होता है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है। तो ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है टमाटर में। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? टमाटर। और दही में कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक। दही में कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक एसिड क्या है? दही में पाया जाता है। चींटी में कौन सा पाया जाता है? फॉर्मिक। चींटी में कौन सा पाया जाता है? फॉर्मिक। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और इमली में कौन सा पाया जाता है? टार्ट्रिक। इमली में कौन सा पाया जाता है? टार्ट्रिक। और इमली में और टार्ट्रिक केला होता है, जो केला में भी क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक ही पाया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मांसपेशी डैश मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। कौन सा भाग मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? इसका सही आंसर ऑप्शन 4 पेशी। जो पेशी होती है क्या होती है? एक प्रकार की रेशेदार होती है। ठीक है, क्या होती है? रेशेदार संयोजी उत्तक होती है। रेशेदार संयोजी उत्तक। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, डाल्टन का जो सिद्धांत निम्नलिखित नियमों पर आधारित था। जो डाल्टन का जो सिद्धांत था किस पर आधारित था? द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? कि जो पदार्थ होता है या द्रव्य होता है उसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में हम उसको क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है। और जो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम था किसने दिया था? लेवोशिए ने दिया था। और जो लेवोशिए कौन थे? फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान के पिता कहा जाता है इन्हें। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि बल बराबर क्या होता है? F बराबर क्या होता है? M × A, यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि बल बराबर क्या होता है। और मैं आपको बता दूं कि बल क्या है? हमेशा सदिश राशि होती है। ठीक है, बल क्या है? सदिश राशि है। और बल का जो मात्रक वो क्या है? न्यूटन है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। वह अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा एक गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है। देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डिपोजिशन, यानी निक्षेपण। इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिपोजिशन। डिपोजिशन। ठीक है, ये क्या होता है? वह प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है? गैस को हम ठोस में बदल सकते हैं। और उधर्वपातन क्या होता है? सब्लिमेशन क्या होता है? जिसमें हम क्या करते हैं? किसी ठोस को सीधा मतलब द्रव में, मतलब एक कोई सॉलिड है, ठीक है, ठोस पदार्थ है, उसको हम क्या गैस में डायरेक्ट क्या करते हैं? इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण हो सकता फिट, जैसे आपका हो गया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इसका उदाहरण अभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, जैसे इसका उदाहरण हम ले सकते हैं कपूर। ठीक है, कपूर उधर्वपातन का उदाहरण है। अब देखिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि एक चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि प्रतिरोधकता दूसरा होता है और प्रतिरोध दूसरा होता है। देखिए यहाँ पे हमें पता है कि जो R बराबर क्या होता है? ये प्रतिरोध है। ठीक है, ρ L/A। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ये ρ है ना, ये क्या है? यही प्रतिरोधकता है। जो प्रतिरोधकता होती है किस पर डिपेंड करती है? पदार्थ पर डिपेंड करती है। ठीक है, और जो प्रतिरोध होता है किस पर डिपेंड करता है? प्रतिरोध की लंबाई पर करता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, एथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एथेनॉल का सूत्र क्या था? C2H5
OH, ठीक है, माने एल्कोहल टाइप का है। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें हाइड्रोजन परमाणु कितने, तो 5 है, ठीक है। कितने हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन है, कार्बन 2 है। तो इसमें हाइड्रोजन पूछा तो हाइड्रोजन कितने, 5 है, तो ऑप्शन 4 इसका क्या है, सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। क्या बोला इसमें, 10 न्यूटन का बल, इसमें क्या F बराबर कितना दे रखा है, 10 न्यूटन, ठीक है, वस्तु पर कार्य कर रहा है। बल की दिशा में 5 मीटर के वस्तु मतलब, और विस्थापन कितना हो रहा है, 5 मीटर। बल के लिए विस्थापन, बल के साथ विस्थापन होगा ही होगा, ठीक है। और तो हमें क्या निकालना है, कार्य। अब जो कार्य पूछा तो कार्य के लिए हमें बल और विस्थापन होना चाहिए। तो W बराबर बल गुणा बल की दिशा में दिशा नहीं 50, ठीक है। तो 50 क्या हो जाएगा आपका, जो क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, ठीक है। इसको आप किससे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर। जो कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। और जूल को हम किस में लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर में भी लिख सकते हैं, ठीक है, न्यूटन मीटर। अगला प्रश्न है n m⁻² किसकी SI इकाई है। जो n m⁻² है ये किसकी इकाई है। तो देखिए n बराबर क्या है, n न्यूटन, n क्या है, इसको हम ऐसे लिख देंगे n/m², ठीक है। अब देखिए n न्यूटन क्या होता है, F मतलब बल का मात्रक न्यूटन है, मीटर है तो मतलब ए है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो क्या होता है, जो दाब होता है ना, वो क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल क्या होता है, दाब कहलाता है। तो इसका मतलब ये मान लो कि ये क्या है, क्षेत्रफल है, और इसमें क्या कर रहा है, लंबवत कार्य कर रहा है। दाब हमें जो बल होगा हमेशा, जैसे माना कोई चीज़ आप दबा रहे तो बल हमेशा लंबवत कार्य करता है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए बल ऊपर से ही कार्य करेगा। तो इसका मतलब ये किसकी SI इकाई है, दाब की, ठीक है। दाब क्या है, एक प्रकार की अदिश राशि है, ठीक है। क्या है, अदिश राशि है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है एकल आवृत्ति से उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है। जो एकल सिंगल जो ध्वनि होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्वर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि इस टाइप से आपने देखा होगा, ये जो तरंगे होती ना इस टाइप से चलती है, ठीक है। तो जो ये ऊपर वाला भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं। और जो नीचे वाला भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे हम एक मिनट, इसे हम क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं, ठीक है। ये तो अब देखिए जो दो, ये भी गर्त हो गया, ये शिखर हो गया, यानी कि जो दो शिखर होते हैं ना इनके बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे, तरंग दैर्घ्य, जिसे हम लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। इससे पहले दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 26 है, शुक्राणु और अंडाणु के संलयन की किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप युग्मनज नामक एकल संरचना का निर्माण होता है। युग्मनज को हम इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट। जो जाइगोट होता है उसका निर्माण किस प्रोसेस के द्वारा होता है, किस प्रोसेस के द्वारा जाइगोट का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। निषेचन को हम फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, एक कूली जमीन से 12 किलो का सामान उठाता है, ठीक है, और अपने सिर को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर रखता है। तो सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य। अब आपको पता होना जो कार्य के लिए हमें क्या चाहिए, विस्थापन चाहिए, बल चाहिए। बल, अब देखिए अब इसको हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, जो भार है वो कितना है, 12 किलो, ठीक है, मास दे रखा, और विस्थापन 1.5 ले लेंगे हम। और हमें पता है कि जो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। देखिए जो कार्य बराबर F बराबर क्या होता है, mg होता है, और विस्थापन भी है F, हमने mg को हमने F बराबर मान लिया, ठीक है। तो अब देखिए जो m कितना है, m है यहाँ पे 12, ठीक है, और g का मान हम कितना रखेंगे, g का मान रखेंगे हम यहाँ पे बोल रखा है 10 रखना है, ठीक है। और ds कितना है 1.5, ds कितना रखना हमने 1.5 रखना है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 180 जूल, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, 180 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। चलिए अगला प्रश्न है, ओम डैश की SI इकाई है। जो ओम होता है इसको हम ऐसे लिखते हैं, ओम, ठीक है। तो ओम क्या है, डैश की SI इकाई है। तो ओम किसकी SI इकाई है, प्रतिरोध की R, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और हमें पता है यही क्या है, ओम का नियम है, V बराबर IR क्या है, ओम का नियम है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से इनको ले रखे हैं, मैंने अपनी ओर से कोई भी क्वेश्चन नहीं डाल रखा है, ठीक है। अब देखिए जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4, FeSO4,
7H2O, ठीक है। अगला प्रश्न, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? जो परमाणु बलों के खोज सिद्धांत की जो खोज थी वो किसने की थी? हिदेकी हुकावा ने। देखिए दोस्तों क्या होता है कि कुछ फैक्ट हमें याद भी करने पड़ते हैं, कुछ फैक्ट हमें समझने भी पड़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर तक की गति करती है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कार के त्वरण की गणना कीजिए। अब देखिए प्रारंभिक वेग 18, अंतिम वेग है 36। अब वेग डिफरेंस यानी कि जो वेग का अंतर कितना है 18 किलोमीटर पर आवर्स। आपको पता होना चाहिए, यदि हम इसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो हम इसे क्या कर देंगे 5/18 से गुणा कर देंगे, तो 18 से 18 कट गया 5 मीटर पर सेकंड। यानी कि क्या हो गया, जो वेग का डिफरेंस आ गया अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग कितना 5 मीटर पर सेकंड। हमें त्वरण निकालना है, गति का जो समीकरण उससे निकाल देंगे v बराबर u प्लस AT, ये समीकरण है। a निकालना हमने तो v माइनस यू अपन टी, और हमने यहाँ देखिए क्या निकाला है v माइनस यू कितना निकल रखा है 5 निकल रखा है, और t कितना दे रखा है यहाँ पे, t भी यहाँ पे दे रखा है 5 सेकंड दे रखा है, तो ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन ए इसका क्या है, सही आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, चीनी नमक का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं? चीनी नमक, चीनी की बात नहीं हो रही, चीनी नमक की बात हो रही, ठीक है। तो इसका जो रासायनिक जो सूत्र होता है या रासायनिक नाम होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। क्या होता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। और इसको ही क्या कहते हैं, अजीनोमोटो कहते हैं। आपने देखा होगा चाउमीन वगैरह में जो बनाते जो फास्ट फूड होता है उसमें हम इसको डालते हैं अजीनोमोटो, तो यही होता हो, ठीक है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। और जो चीनी होता है वो क्या होता है, CHO 12-22-11, यानी ये चीनी का सूत्र होता है। अगला प्रश्न है कि डैश समूह के पौधों को प्राय शैवाल कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किस समूह के पौधों को शैवाल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 थैलोफाइटा। और मैं आपको बता दूं, जो थैलोफाइट होते हैं वो हमेशा गीली और नम वाले इलाकों में पाए जाते हैं, और थैलोफाइटा क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, मतलब अपना भोजन खुद बनाते हैं। अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में निकिल किस धातु से पहले रखा गया? ठीक है, जो निकिल है वो किससे पहले? सबसे पहले मैं बता दूं कि निकिल है 28, इसका एटॉमिक नंबर है। और इसका क्या होता है, उत्प्रेरक के रूप में इसका क्या होता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसको किससे पहले रखा जाता है, कोबाल्ट से पहले रखा, यानी कोबाल्ट कितना हो गया, एटॉमिक नंबर 27 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियॉन क्या है? जो न्यूक्लियॉन होता है, जैसे माने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, यानी कोई पदार्थ है या परमाणु है, ठीक है। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, परमाणु का नाभिक क्या होता है, धनात्मक होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होंगे। जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसके नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ठीक है। और नाभिक की जो खोज की थी वो किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जिंक का परमाणु संख्या क्या है? जिंक की जो परमाणु संख्या क्या है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के देना।